हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि हमारे YouTube चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के साइंस से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी मुकम्मल होती रहे। तो आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसे धारामापी कहते हैं। तो धारामापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसके सहयोग से किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की तीव्रता को हम ज्ञात करते हैं। इस धारामापी को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़कर इसके संकेतक में जो विक्षेप होता है उस विक्षेप को देख करके हम परिपथ में धारा की तीव्रता को जान लेते हैं। वस्तुतः धारामापी दो प्रकार का होता है। पहला चल कुंडल धारामापी, जिसको निलंबित कुंडल धारामापी भी कहते हैं, और दूसरा चल चुंबक धारामापी, जिसको निलंबित चुंबक धारामापी कहते हैं। पुनः चल कुंडल धारामापी दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला निलंबित कुंडल धारामापी और दूसरा किलकित कुंडल धारामापी। तो इनका जो नामकरण है, जो इनके प्रकार हैं, इसकी संरचना से निर्धारित होते हैं। जैसी संरचना होती है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहले हम संरचना को देखेंगे और संरचना के आधार पर किस तरह से इनका नामकरण किया गया वो देखेंगे। फिर इस धारामापी के सिद्धांत को देखेंगे। तो संरचना में सबसे पहले हम देखते हैं कि इस धारामापी में एक धातु का फ्रेम भी होता है जिस पर तांबे का पृथक्कृत तार लपेट करके एक कुंडली बना दी जाती है। यानी ये जो आप देख रहे हैं, इस धातु के फ्रेम पर तांबे की पृथक्कृत लिपटी हुई कुंडली होती है और कुंडली का एक चक्कर जो होता है वो एक लूप कहा जाता है। तो इसमें ढेर सारे लूप होते हैं और सभी लूपों से बनी हुई एक तांबे के तार की पृथक्कृत कुंडली होती है। पृथक्कृत कुंडली का मतलब एक लेयर दूसरे लेयर से संपर्क में नहीं रहता है, इनेमिल के द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। और ये कुंडली का एक सिरा एक लैंप और पैमाने, ये जो गोल आकृति का है ये लैंप और पैमाना कहा जाता है। तो लैंप और पैमाने से जुड़ते हुए फास्फर ब्रांज की पत्ती से जुड़कर एक संयोजक पेच, ये T1 संयोजक पेच है, संयोजक पेच T1 से जुड़ जाती है। कुंडली का दूसरा सिरा फिर फास्फर ब्रांज के एक ढीले कुंडली नुमा स्प्रिंग से जुड़कर दूसरे संयोजक पेच T2 से जुड़ जाती है। पूरी की पूरी कुंडली एक घोड़े के नाल की आकृति के चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में होती है। अब इस धारामापी में ये चुंबक और कुंडली मुख्यतः दो पार्ट हैं जिनके आधार पर इस धारामापी का अलग अलग नामकरण किया गया है। जिस धारामापी में कुंडली घूमता है और ये चुंबक स्थिर रहता है उस धारामापी को चल कुंडल धारामापी कहते हैं। और चल कुंडल धारामापी में ये कुंडली फास्फर ब्रांज की पत्ती से लटकी हुई है, इसीलिए इसको निलंबित कुंडल धारामापी भी कहते हैं। निलंबन का मतलब लटकना होता है। तो ये कुंडली इस फास्फर ब्रांज की पत्ती से लटकी हुई है, इसलिए इसको निलंबित कुंडल धारामापी कहते हैं। कुछ धारामापी में ये कुंडली स्थिर होती है, ये चुंबक घूमता रहता है, इसलिए उस प्रकार के धारामापी को चल चुंबक धारामापी कहते हैं। और ये चुंबक भी लटका हुआ होता है उस धारामापी में, इसलिए उसको निलंबित चुंबक धारामापी कहते हैं। अब ये चल कुंडल धारामापी भी दो वर्गों में बटा हुआ होता है। जिस धारामापी में ये कुंडली लटकी हुई होती है उसको निलंबित कुंडल धारामापी कहते हैं। उसी में अगर ये कुंडली ऊपर और नीचे दो कीलों के सपोर्ट से समायोजित होती है, जैसे ये हम कुंडली हों और ऊपर का सिरा एक कील से ऐसे टिका हुआ हो और नीचे का सिरा दूसरे कील से ऐसे टिका हुआ, तो कीलों से समायोजित जो कुंडली होती है उस कुंडली से युक्त धारामापी होती है, उसको कहते हैं किलकित कुंडल धारामापी।
यानी निलंबित कुंडल धारामापी में ये कुंडली फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटकी हुई होती है, इसलिए उसको निलंबित कुंडल धारामापी कहते हैं। और कुछ धारामापी में ये कुंडली जो होती है 2 कीलों पर टिकी होती है। एक कील यहाँ लगा होता है और दूसरा कील नीचे लगा होता है, उसी पर ये क्या होती है, कुंडली टिकी हुई होती है, इसलिए उसको कीलकित कुंडल धारामापी कहते हैं। ये तो हो गया इसके नामकरण की बात। आगे अब ये पूरा का पूरा जो कुंडली होता है वो इस घोड़े के नाल जैसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच लटका हुआ होता है। इस लैंप और पैमाने के सहयोग से ये कुंडली कितना एंगल विक्षेपित हो जाती है, कितना घूम जाती है, उसको हम देखते हैं। क्योंकि जितना ये घूमती है उसी के अनुपात में इस परिपथ में धारा बहता है, इसलिए कुंडली के विक्षेप को देख करके हम परिपथ में धारा को देख लेते हैं। परिपथ में इसको जैसे इस सेल से प्रवाहित धारा को ज्ञात करना होता है तो इस सेल को परिपथ में जोड़ते हैं और परिपथ में इस धारामापी को इस तरह से जोड़ देते हैं। धारामापी में ये धारा इस तरह से चल रही है, कुंडली से होते हुए, स्प्रिंग से होते हुए, संयोजक पेज T2 से होते हुए परिपथ में कंप्लीट कर रही है। तो ये हमारी हो गई इस धारामापी की संरचना। अब धारामापी के प्रकार को हमने देख लिया कि किस प्रकार से इसका नामकरण होता है। जिस धारामापी में कुंडली घूमती रहती है उसे चल कुंडल धारामापी कहते हैं। क्योंकि कुंडली लटकी हुई होती है फास्फर ब्रांच की पत्ती से, इसलिए इसको निलंबित कुंडल धारामापी भी कहते हैं। जिस धारामापी में चुंबक घूमता रहता है, कुंडली स्थिर रहती है, उसको चल चुंबक धारामापी कहते हैं। और चूंकि चुंबक किसी पत्ती से लटका हुआ होता है, इसीलिए निलंबित चुंबक धारामापी भी कहते हैं। अब निलंबित कुंडल धारामापी को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला निलंबित कुंडल धारामापी जिसमें कुंडली लटकी हुई होती है, और दूसरा किलकित कुंडल धारामापी जिसमें कुंडली 2 कीलों के सहारे टिकी हुई होती है। अब आता है सिद्धांत। तो सिद्धांत में हम देखते हैं जैसे कोई धारावाही लूप हो, कोई धारावाही लूप हो किसी चुंबकीय क्षेत्र में हो। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा को हमने दिखाया, इसमें ये धारावाही लूप है कुछ इस तरह का है, इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और इस धारावाही लूप में धारा I बह रही है। जब धारा I बह रही है तो इस लूप पर एक चुंबकीय बलयुग्म का आघूर्ण लगता है जिसका मान टाउ इक्वल टू होता है I इंटू A इंटू B इंटू साइन थीटा। I को आप देख रहे हैं इस धारावाही लूप में धारा है, A जो है कुंडली के तल का क्षेत्रफल है। तो इसमें क्या है, I धारावाही लूप में प्रवाहित धारा, A लूप के तल का क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और थीटा चुंबकीय क्षेत्र एवं लूप के तल पर खींचे गए अविलंब के बीच का कोण। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये हमारा धारावाही लूप है, इस लूप पर ये हम खींच दे रहे हैं लंब। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और इस पर लंब की दिशा ये है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और लंब की दिशा के बीच का जो कोण होगा वही क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पर ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये इस तल पर खींचा गया लंब है। तो ये जो कोण है यही कोण यहाँ पर थीटा के रूप में है। तो ये हमारा हो गया किसी एक लूप पर लगने वाले चुंबकीय बलयुग्म का आघूर्ण। क्या लिखेंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ये सिद्धांत में है पूरा। अब ये जो थीटा है, हमने देखा कि कुंडली के तल पर खींचे गए लंब और चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच का कोण है। अब इस घोड़े के नाल जैसे चुंबक की आकृति इस प्रकार होती है कि इन दोनों ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं कुंडली के तल पर खींचे गए अविलंब की दिशा के बीच 90 डिग्री कोण होता है, या कह लें इस थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार रखते हैं कि इसकी दिशा हमेशा लूप के तल
पर खींचे गए अभिलंब की दिशा के लंबवत हो, अर्थात थीटा इक्वल टू 90। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए बी साइन 90, या इसको लिखेंगे टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन 90 का मान हो गया। ये तो इस पूरे कुंडली में एक लूप पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण है। यदि कुंडली में n टर्न हो तो n लूप बनेंगे, और n लूप पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, इस टाउ का n गुना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि यदि कुंडली में n चक्कर हो तो इन n लूपों पर बलयुग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू NIAB, ये हो जाएगा। अब इस कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू NIAB होगा। ये बल आघूर्ण क्या करेगा, इस कुंडली को घुमाने का प्रयास करेगा, और चूंकि कुंडली इस फास्फर ब्रांच की स्प्रिंग से जुड़ी हुई है तो इस कुंडली के घूमने पर स्प्रिंग में मरोड़ उत्पन्न होगा, ऐंठन उत्पन्न होगा। इस कुंडली के साथ ये स्प्रिंग भी घूमेगा तो ऐंठन उत्पन्न होगा, और ये स्प्रिंग इस कुंडली पर प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण लगाएगी। यह बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर NIAB के कारण कुंडली घूमेगी, फलस्वरूप कुंडली से जुड़े स्प्रिंग में ऐंठन, इसको मरोड़ भी कहते हैं, मरोड़ के कारण यह प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर NIAB के विपरीत दिशा में आरोपित करेगा। क्या हुआ, जब इस कुंडली पर NIAB टाउ लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, तो ये कुंडली घूमना चाहेगी। जब कुंडली घूमेगी तो इसके साथ स्प्रिंग में मरोड़ उत्पन्न होगा, और स्प्रिंग इस बलयुग्म के आघूर्ण NIAB की विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण लगाएगी। जब दोनों बल आघूर्ण बराबर होंगे तो कुंडली स्थिर हो जाएगी। क्या लिखेंगे, यदि स्प्रिंग में फाई कोण ऐंठन पर कुंडली विरामावस्था में होती है तो कुंडली पर बलयुग्म का आघूर्ण प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होगा, अर्थात कुंडली पर बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर NIAB, ये बराबर होगा प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण K इंटू फाई के। K क्या है, इस स्प्रिंग का मरोड़ी दृढ़ता गुणांक है, और फाई क्या है, स्प्रिंग में ऐंठन है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे K स्प्रिंग का मरोड़ी दृढ़ता गुणांक, इसको टॉरिशनल रिजिडिटी कहते हैं। अब यहाँ से हम अगर I निकालना चाहें तो क्या होगा, I इक्वल टू K अपान NAB इंटू फाइव। K क्या है, स्प्रिंग की मरोड़ी दृढ़ता गुणांक है जो कांस्टेंट है। N इस कुंडली में चक्करों की संख्या है, ये भी कांस्टेंट है। A इस कुंडली के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है या कुंडली के तल का क्षेत्रफल है, ये भी कांस्टेंट है। और B इस नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, तो I इक्वल टू एक कांस्टेंट इंटू फाइव हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू कांस्टेंट C इंटू फाइव। अगर C कांस्टेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं I अनुक्रमानुपाती फाइव। तो ये फाइव क्या है, स्प्रिंग में ऐंठन कहिए या कुंडली में विक्षेप कहिए या कुंडली से जुड़े हुए संकेतक में विक्षेप कहिए, तो विक्षेप का मान जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही I का मान होगा। यहाँ C क्या है, C बराबर K अपान NAB। अगर इस पूरे का मान मालूम हो, स्प्रिंग का मरोड़ी दृढ़ता गुणांक मालूम हो, N टर्न मालूम हो, और A तल का क्षेत्रफल मालूम हो, और B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मालूम हो, तो हम C का मान निकाल सकते हैं। और C का मान यहाँ रख लिए तो इस कोण फाई को ज्ञात करके हम I का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से इस कुंडली में विक्षेप फाई को ज्ञात करके हम इस परिपथ में धारा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो हर धारामापी का एक C होता है जिसके आधार पर
इसमें विक्षेप को निकाला जा सकता है। तो ये हो गया हमारा कि किस तरह से हम धारामापी को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ करके उसमें हुए विक्षेप को ज्ञात करके हम धारा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है धारामापी की सुग्राहिता। तो सुग्राहिता दो होती है, धारामापी की धारा सुग्राहिता और धारामापी की विभव सुग्राहिता। तो पहले लिखते हैं धारामापी की धारा सुग्राहिता। जैसे इस धारामापी को किसी परिपथ में जोड़ते हैं, उसमें विद्युत धारा बहती है, तो एकांक विद्युत धारा के प्रवाह पर जितना इस धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं धारामापी की धारा सुग्राहिता। क्या लिखेंगे कि एकांक मात्रक विद्युत धारा के प्रवाह पर धारामापी में हुए विक्षेप को धारामापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आई विद्युत धारा पर फाई विक्षेप होता हो, यानी सिंस आई विद्युत धारा पर फाई विक्षेप है, तो इसलिए एकांक मात्रक के विद्युत धारा पर क्या हो जाएगा, फाई अपान आई हो जाएगा। तो एकांक मात्रक के विद्युत धारा पर जो विक्षेप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, धारामापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो धारा सुग्राहिता क्या हो जाएगी, फाई अपान आई। क्या हो जाएगा, धारामापी की धारा सुग्राहिता इक्वल टू फाई अपान आई। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से फाई अपान आई करेंगे तो क्या आएगा, NAB अपान के। ये धारा सुग्राहिता हो गया धारामापी का। उसके बाद आता है विभव सुग्राहिता। विभव सुग्राहिता, तो जैसे धारा सुग्राहिता में एकांक मात्रक विद्युत धारा पर धारामापी में हुए विक्षेप को देखते हैं, और विभव सुग्राहिता में एकांक मात्रक विद्युत विभव पर क्या लिखेंगे, एकांक मात्रक विद्युत विभव पर धारामापी में हुए विक्षेप को धारामापी की विभव सुग्राहिता कहते हैं। तो जैसे धारा सुग्राहिता को आप फाई अपान आई लिखे हैं, वैसे विभव सुग्राहिता को फाई अपान भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, धारामापी की विभव सुग्राहिता क्या हो जाएगी, फाई अपान भी। तो भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, फाई अपान IR। और फाई अपान आई का मान यहाँ पर है तो क्या लिख देंगे, NAB अपान के, और ये हो जाएगा R। क्या हो गया, यहाँ से ये क्या हो गया, विभव सुग्राहिता हो गया। तो इस तरह से धारामापी की धारा सुग्राहिता और धारामापी की विभव सुग्राहिता को हमने देखा। तो आज हमने धारामापी में धारामापी क्या होता है, एक उपकरण जिसके माध्यम से किसी परिपथ में विद्युत धारा को माप सकते हैं, इसके प्रकार को देखा, इसके सिद्धांत को देखा, संरचना को देखा, और अंत में धारामापी की धारा सुग्राहिता एवं विभव सुग्राहिता को देखा। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके साइंस में फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।